सो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 3 सीसीएफ का इनकम फ्रॉम सैलरीज का नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लारा वाला सम्स कर लिया था। इनकम फ्रॉम सैलरीज का इलस्ट्रेशन 60 लारा लारा वाला सम्स लास्ट क्लास हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। इलस्ट्रेशन 60। आज हम लोग इलस्ट्रेशन 60 के आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन 60 के बाद हम लोग कवर करेंगे आज का क्लास में इलस्ट्रेशन 64। आज हम लोग कवर करेंगे ऐसे क्लास में इलस्ट्रेशन 64, जो कि लिखा है कंप्यूट क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूट नेट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर अरुण। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है? नेट टैक्सेबल सैलरी निकालना है। किसका? मिस्टर अरुण का। हु इज द डायरेक्टर ऑफ कनक लिमिटेड। इलस्ट्रेशन 64 हम लोग कर रहे हैं। हु इज द डायरेक्टर ऑफ कनक लिमिटेड, अज्यूमिंग दैट ही हैज ऑप्टेड फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम with the following particulars of his income during the year ended 31st March 2024। ठीक है, हम लोग को 31 मार्च 2024 तक का उसका इनकम बता दिया। ही वॉज अपॉइंटेड इन दिस कंपनी एट अ बेसिक सैलरी ऑफ 13,300 रुपया। देखो, एम्प्लॉय का जब ज्वाइनिंग हुआ था, अपॉइंटमेंट हुआ था, तब उसका बेसिक सैलरी कितना था? 13,300। हर महीना इंक्रीमेंट कितना होगा? 1,000। हर साल, सॉरी, हर साल इंक्रीमेंट कितना होगा? 1,000। कब तक इंक्रीमेंट 1,000 होता रहेगा? जब तक उसका सैलरी 23,300 टच नहीं कर देता। और उसका ज्वाइनिंग कब हुआ था? ही वॉज अपॉइंटेड ऑन विच डेट? 1 अप्रैल 2020। मतलब ये जो 13,300 का सैलरी है, ये 1 अप्रैल 2020 का सैलरी है। ठीक है, ये जो 13,300 का सैलरी दिया हुआ है, ये 1 अप्रैल 2020 का सैलरी दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है हम लोगों को क्वेश्चन में। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है कि डियरनेस अलावेंस जो है वो 1,000 पर मंथ है। डियरनेस अलावेंस जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया हुआ है 1,000 पर मंथ, जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज में देखो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया है कि हाउस रेंट अलावेंस है 8,000 पर मंथ एंड ही टुक अ हाउस इन मुंबई फॉर हिज रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। उसने मुंबई में घर भाड़ा पे लिया था। रेंट था, मुंबई में घर का भाड़ा का रेंट था। घर का रेंट था 9,000 पर मंथ। द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड अ मोटर कार ऑफ 1.4 सीसी, मतलब 1400 सीसी का मोटर कार एम्प्लॉयर ने उसको प्रोवाइड किया था। फॉर यूज के लिए, पार्टली इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, मतलब ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, एंड पार्टली फॉर हिज पर्सनल पर्पस, पर्सनल यूज के लिए भी पार्शियल यूज। ठीक है, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया था। आगे क्या लिखा हुआ है? बट ही मीट्स द एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस एंड रनिंग, मतलब वो खर्चा खुद उठाता है। मतलब कार बिलोंग्स टू एम्प्लॉयर, कार इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कार बिलोंग्स टू एम्प्लॉयर, बट द रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर बोर्न बाय एम्प्लॉय। द कंपनी पेड प्रीमियम कितना? 6,000 रुपया ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी। कंपनी ने प्रीमियम पे किया था 6,000 रुपया इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर, और उसका इंश्योरेंस पॉलिसी था 50,000 रुपया का, LIC का प्रीमियम। Mr. Arun had and his employer both contributed 12.5% of the salary inclusive of dearness allowance to a recognized provident fund। तो अरुण ने भी कंट्रीब्यूट किया था सैलरी का 12.5%, मतलब बेसिक सैलरी और डीए का 12.5% रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, और उसके एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया था सेम अमाउंट। तो स्टार्ट करते सम। ठीक है, स्टार्ट करते क्वेश्चन। हम लोग कॉपी में हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ income from salaries। इलस्ट्रेशन नंबर है ये हमारा 64।
computation of income from salaries. Computation of income from salaries of Mr. Arun, comma, a resident individual for the assessment year 2024-25, comma, relating to previous year 2023-24। पर्टिकुलर्स और फिलहाल के लिए दो अमाउंट का कॉलम। पर्टिकुलर्स एंड दो अमाउंट का कॉलम। अच्छा, पूरा सम बनाने के लिए हम लोग पूरा एक पेज का जगह ले रहे हैं, ठीक है, पूरा 1 पेज ले लेंगे सम बनाने के लिए। स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज से। तो वर्किंग नोट को हम रेड पेन से लिख रहे हैं, सो दैट समझ में आए कि वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट 1, फर्स्ट वर्किंग नोट, हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन फॉर बेसिक सैलरी। कैलकुलेशन फॉर बेसिक सैलरी, यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर्स और यहाँ लिख देंगे सैलरी पर मंथ। तो ध्यान से देखो, बेसिक सैलरी पर मंथ ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट हुआ था, दैट इज 1 अप्रैल 2020, ऑन 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक उसका जो बेसिक सैलरी था पर मंथ, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 13,300 रुपया। क्वेश्चन में दिया हुआ है 13,300 रुपया, ठीक है। बेसिक सैलरी पर मंथ दिया हुआ है 13,300 रुपया। फिर बेसिक सैलरी पर मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। एनुअल इंक्रीमेंट देखो कितना दिया हुआ है, 13,300 के बाद डैश दे के दिया है 1,000, मतलब 1,000 से उसका बेसिक सैलरी 1 अप्रैल को बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14,300। फिर बेसिक सैलरी पर मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, फिर से 1,000 से बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15,300। फिर से हो जाएगा 15,300, 1,000 से बढ़ने के बाद हो जाएगा 15,300, ठीक है। फिर बेसिक सैलरी पर मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, जो कि हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, उसका सैलरी था पर मंथ 16,300। इसका मतलब लिख देंगे देयरफॉर बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24 इज इक्वल्स टू 16,300 इंटू 12 महीना। तो 16,300 इंटू 12 महीना कर देंगे,
16,300 इंटू 12 मंथ्स कर देंगे हम लोग। ये आ जाएगा ₹1,95,600। ये हो जाएगा बेसिक सैलरी। तो इसका हम लोगों ने वर्किंग नोट दिखा दिया, अब इसको दिखा देंगे मेन सम में। तो मेन सम में लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे बेसिक सैलरी, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1। तो बेसिक सैलरी आ रहा है 1,95,600। क्या आ गया बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद देखो हेडिंग दे देंगे अलाउंसेस, क्योंकि देखो बोनस नहीं है सब में, फीस नहीं है, कमीशन नहीं है, तो सीधा हेडिंग दे देंगे ऐड अलाउंसेस। अलाउंसेस के अंदर आ जाएगा डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस कितना बताया गया क्वेश्चन में, हर महीना 1,000 रुपया। और याद रखेंगे डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो 1,000 के हिसाब से 12 महीने का डीए हो गया 12,000। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है। तो हाउस रेंट अलाउंस के लिए हम लोग बना देंगे वर्किंग नोट 2। कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेशन फॉर टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। कैलकुलेशन फॉर टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम। सबसे पहला काम करेंगे, लिख देंगे हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। तो देखो हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड कितना लेंगे हम लोग, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड कितना ले लेंगे। तो हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हम लोग लेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर महीना उसको एचआरए रिसीव होता था 8,000 के हिसाब से। तो 8,000 के हिसाब से 12 महीने का हो जाएगा 96,000। साल में होता है 12 महीना, 12 मंथ्स, 96,000। एचआरए के लिए याद रखेंगे, एचआरए का एग्जाम्पशन सिर्फ उसी एम्प्लॉय को मिलता है जो ओल्ड रिजीम ऑप्ट करता है। और क्वेश्चन में लिख दिया है कि ये ओल्ड रिजीम इसने ऑप्ट किया है, इसलिए इसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, नीचे डैश दे के लिख देंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में सबसे पहला पॉइंट आता है हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। इनर कॉलम में 96,000। पॉइंट नंबर 2 में आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड देखो कितना था, हर महीना उसने घर का भाड़ा पे किया था 9,000 रुपया। 12 महीना में कितना भाड़ा पे कर दिया, 1,08,000। माइनस 10% किसका, याद रखेंगे एचआरए में मीनिंग ऑफ सैलरी में आता है, एचआरए के लिए मीनिंग ऑफ सैलरी होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितना था 1,95,600। और हम लोग एज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि डीए ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी। हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि डीए जो कि था हर महीना 1,000 वो भी फॉर्म करता है, इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी।
ठीक है। तो 1,95,600 हो गया बेसिक और डीए हो गया 12,000। तो 1,95,600 बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12,000, कुल मिला के 2,07,600, उसका 10% करने पे आता है 20,760। और इधर आ रहा है 1,08,000। इधर किधर 9,000 इंटू 12 मंथ की, तो 1,08,000 माइनस 10% ऑफ 2,07,600। अब इसको सॉल्व कर देना। 1,08,000 में से 20,760 माइनस होगा तो आएगा 87,240, 87,240। और देखो क्योंकि घर कहाँ है, मुंबई में है, घर कहाँ पे है, मुंबई में है, इसलिए 50% ऑफ सैलरी, दैट इज 50% ऑफ ₹1,95,600 बेसिक प्लस 12,000 डीए। तो 1,95,600 बेसिक है और 12,000 का डीए है। इसका 50% करने पे आ रहा है 1,03,800। तो इन तीनों में लोअर कौन सा है, इन तीनों में लोअर अमाउंट है 87,240। तो 96,000 का एचआरए रिसीव हुआ था, 87,240 एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। रिमेनिंग एचआरए टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का टैक्सेबल एचआरए। तो 96,000 एचआरए रिसीव्ड माइनस एग्जम्पशन 87,240, तो यहाँ आ रहा है 8760। 8760 हो गया टैक्सेबल एचआरए। तो यहाँ पे एचआरए दिखा देंगे 8760। नेक्स्ट, इसके अलावा देखो और कोई अलावेंस सम में नहीं है, तो इन दोनों अलावेंसेस को ऐड करके आउटर में निकाल देंगे 20,760। क्या हो गया अलावेंसेस का टोटल। अब अलावेंसेस के बाद बारी आता है परक्विजिट्स का, तो लिख देंगे ऐड परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। सबसे पहला परक्विजिट देखो, एम्प्लॉयर ने कार प्रोवाइड किया है, कितने का कार है, मतलब उसका सीसी कितना है, क्यूबिक कैपेसिटी, सीटी क्यूबिक कैपेसिटी, मतलब जो उसका सीसी है वो 1400 सीसी है। 1.4 सीसी का मतलब होता है 1400 सीसी। 1.4 सीसी का मतलब क्या होता है, 1400 सीसी का कार है, मतलब वो स्मॉल कार है। तो कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर बट द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉय। तो ये सेकंड केस हो जाएगा, परक्विजिट में देख लेना, ये सेकंड केस हो जाएगा, टेबल फॉलो कर लेना। द कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर बट द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉय। तो हम लोग सीधा इसको लिख देंगे, परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। तो गाड़ी एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है बट रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉय बियर कर रहा है। गाड़ी एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है बट रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉय बियर कर रहा है, मतलब कार बिलोंग्स टू एम्प्लॉयर, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर बट द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉय। और स्मॉल कार है इसलिए हर महीना 600 रुपया टैक्सेबल, 600 रुपया हम लोग टैक्सेबल इनकम मान लेंगे। तो 600 इंटू 12 करने पे आता है 7,200। ठीक है। इसके अलावा देखो कंपनी ने उसका LIC प्रीमियम भी पे कर दिया है। LIC प्रीमियम जो एम्प्लॉय को पे करना चाहिए था बट एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो ये बन गया परक्विजिट। तो लिख देंगे परक्विजिट वैल्यू ऑफ LIC प्रीमियम, परक्विजिट वैल्यू ऑफ LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर। ये कितना हो जाएगा 6,000।
ठीक है 6000। और कोई परक्विजिट है नहीं, सब में दो ही परक्विजिट था, तो इसको भी ऐड करके आउटर निकाल देंगे 13200। अब हम लोग देखेंगे कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तो लिख देंगे ऐड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आरपीएफ एट द रेट कितना परसेंट 12.5% ऑफ सैलरी, that is 12.5% of basic 1,95,600 plus DA 12,000। तो 1,95,600 बेसिक प्लस DA 12,000, इसका 12.5% हो जाता है 25,950। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 25,950, इसी से कर देंगे लेस। देखो ये ऐड यहाँ लिखे हैं, ये लेस यहाँ लिखे हैं, मतलब ये लेस हो रहा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का अमाउंट से, लेस एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी। कितना तक एग्जेम्प्ट रहता है सैलरी का 12%, दैट इज 12% ऑफ रुपीज 1,95,600 प्लस 12,000। तो अगेन वही 2,07,600, 2,07,600 आ रहा है, इसका 12% जो कि होगा 24,912। तो 25,950 में से 24,912 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट 1038 टैक्सेबल हो जाएगा। तो बस और सम्स में कुछ था नहीं, इन सबको ऐड कर देंगे। बेसिक सैलरी अलाउंसेस, बेसिक सैलरी एक बार देख लो, स्टार्टिंग से देख लो, बेसिक सैलरी अलाउंसेस परक्विजिट्स एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड का टैक्सेबल पोर्शन। तो 1,95,600 प्लस 20,760 अलाउंसेस प्लस परक्विजिट्स का 13,200 प्लस 1038, कुल मिला के ऐड करके आ रहा है 2,30,598, 2,30,598। ये हो जाएगा ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज लेस ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज, उससे हम लोग क्या लेस कर देंगे, लिखो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। इसमें हम लोग लिख देंगे एट लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में याद रखेंगे सबसे पहले आता है 1A में स्टैंडर्ड डिडक्शन। नो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा, जितना ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी है वो अमाउंट, जो कि 2,30,598, या फिर फिक्स्ड अमाउंट 50,000 विच एवर इज लोअर। जैसे ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी अगर 30,000 होगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ 30,000 होगा। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी अगर 45,000 होगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 45,000 होगा। लेकिन ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी अगर 50,000 से ज्यादा होगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही रहेगा। तो 50,000 से ज्यादा है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही रहेगा। 2 में आता है एंटरटेनमेंट अलावेंस। तो याद रखेंगे एंटरटेनमेंट अलावेंस का जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो ये हो जाएगा नील, ये हो जाएगा नील। और 3 में आता है, याद रखेंगे प्रोफेशनल टैक्स। अगर एम्प्लॉय ने कोई भी तरह का प्रोफेशनल टैक्स पे किया है
इफ इट इज पेड तभी डिडक्शन मिलता है, यहाँ कोई प्रोफेशनल टैक्स पे नहीं किया था तो डिडक्शन कितना हो जाएगा 50,000 और रिमेनिंग इनकम हो जाएगा टैक्सेबल, वही होता है टैक्सेबल इनकम, फाइनल इनकम। और इसी को हम लोग बोल देंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज, जो कि आ रहा है 1,80,598। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन 65। श्री अशोका अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री अशोका वाला सम्स, सबसे पहले मार्किंग कर लो वर्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और नेट ड्रॉन सैलरी दिया हुआ है। तो याद है हम लोग ने क्लास में पढ़ा था कि अगर हम लोग को नेट सैलरी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें बहुत सारा चीज ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को नेट दिया रहेगा सैलरी तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो जो चीज डिडक्ट हुआ है उसको हम लोग ऐड बैक कर देते हैं। ये हमने कौन सा पेज में सीखा था, तो इस क्वेश्चन में देखो नेट सैलरी ड्रॉन दिया है 80,000, डिडक्शन मेड फ्रॉम सैलरी बिल्स, क्या क्या डिडक्ट हुआ था सैलरी से, याद रखेंगे जो जो डिडक्ट हुआ था वो सब ऐड हो जाएगा, क्योंकि नेट इनकम टैक्सेबल नहीं होता, हमेशा ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होता है। याद रखना ये बात कि नेट इनकम टैक्सेबल नहीं होता है, हमेशा 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 ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होता है। तो नेट सैलरी निकालते समय जो जो चीज डिडक्ट हुआ था ये तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि इन तीनों के लिए डिडक्शन मिला था सैलरी बिल से, ये सब डिडक्ट हो गया था। तो इनकम टैक्स नेट सैलरी ड्रॉन में ऐड कर देंगे। ओन कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का नहीं, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, एम्प्लॉयर से लोन लिया था तो ठीक है, तो लोन का रीपेमेंट कैसे कर रहा है, सैलरी से ही पैसा निकाल के रीपेमेंट कर दे रहा है एम्प्लॉयर को। तो ये सब ऐड हो जाएगा ताकि पता चल सके कि ग्रॉस बेसिक सैलरी कितना था। इसके अलावा डीएनएस अलावेंस दिया है 500 पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस दिया है 150 पर मंथ। ठीक है, ही हैज 2 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग 1 एडल्ट, देखो चाइल्ड एडल्ट है या माइनर है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और 150 पर मंथ फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है। कन्वेंस अलावेंस 800 पर मंथ मिल रहा है, जितना खर्चा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ही यूजेस हिज पर्सनल कार, एम्प्लॉय का पर्सनल गाड़ी है, फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑल्सो, मतलब प्राइवेट यूज तो करता ही है, ऑफिशियल यूज भी करता है। और यहाँ पे जो गाड़ी है वो किसका है, एम्प्लॉय का है। द एवरेज कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस इज 1000 पर मंथ, एवरेज खर्चा कितना है चलाने का, हर महीना खर्चा है 1000 रुपया। 60% ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द कार एट्रीब्यूटेड टू प्राइवेट यूज, 60% प्राइवेट यूज के लिए है खर्चा, तो बाद बाकी 40% ऑफिशियल यूज के लिए है। और जितना खर्चा ऑफिशियल प्राइवेट यूज के लिए वही तो परक्विजिट बनेगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, ही इज प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन इन कोलकाता, कोलकाता में एम्प्लॉयर ने घर दिया है जिसके लिए एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है हर महीना 6,000 रुपया, इंक्लूडिंग हायर चार्जेस कितना पे कर रहा है 1,500 पर मंथ, हर महीना 1,500 का हायर चार्जेस भी पे कर रहा है। एंड विद अ स्वीपर फॉर विच द एम्प्लॉयर पेज, फर्नीचर भी दिया है जिसका हायर चार्ज 1,500 है, और एम्प्लॉयर स्वीपर भी प्रोवाइड किया है जिसके लिए हर महीना 500 रुपया एम्प्लॉयर पे करता है। ही इज प्रोवाइडेड विद अ टेलीफोन बाय हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने टेलीफोन दिया है विच इज यूज बोथ फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्पस। द कंपनी पेड द टेलीफोन बिल्स ऑफ 4,800 फॉर द ईयर, कंपनी ने टेलीफोन का बिल भी पे कर दिया। हिज एम्प्लॉयर पेड प्रोफेशनल टैक्स, देखो एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया 480 रुपया, और इनकम टैक्स का पेनल्टी लगा था एम्प्लॉय को, वो भी एम्प्लॉयर ने पे कर दिया 1,000 रुपया। हिज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट 15% ऑफ सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ड्यूरिंग द ईयर ही स्पेंड 17,000 रुपया फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ हिज वाइफ इन अ प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन, हाईलाइट कर लेंगे वर्ड प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एंड हिज एम्प्लॉयर रीइंबर्स द एंटायर अमाउंट। ठीक है, तो याद रखेंगे प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है इसलिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है इसलिए टैक्सेबल हो जाएगा। हमने सीखा था मेडिकल फैसिलिटी का प्रोविजन परक्विजिट। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम इनकम अंडर द हेड सैलरीज ऑफ श्री अशोका फॉर द असेसमेंट ईयर अज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, हम लोग ये सोच के सम बना रहे हैं कि उसने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है।
तो स्टार्ट करते सम्स, हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 65, बुक का क्वेश्चन नंबर 65, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज ऑफ श्री अशोका या अशोक कॉमा अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, a resident individual for the assessment year 2024-25 कॉमा relating to previous year 2023-24, relating to previous year 2023-24। तो पर्टिकुलर्स एंड दो अमाउंट का कॉलम। तो वैसे ही सम बनाने के लिए हम लोग एक पेज का जगह छोड़ देते हैं, एक पेज का जगह छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1 नेक्स्ट पेज में रेड पेन से, कैलकुलेशन फॉर बेसिक सैलरी। कैलकुलेशन फॉर बेसिक सैलरी। तो कैलकुलेशन फॉर बेसिक सैलरी लिख के हेडिंग दे देंगे, इसमें लिख देंगे पर्टिकुलर्स एंड एक अमाउंट। सबसे पहले जो दिया है वो लिख देंगे नेट सैलरी ड्रॉन, नेट सैलरी ड्रॉन। तो नेट सैलरी ड्रॉन कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000, तो लिख दिए नेट सैलरी ड्रॉन 80,000। अब जो जो सैलरी से डिडक्ट हुआ था वो ऐड बैक कर दो। तो क्या क्या डिडक्ट हुआ था, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ था सैलरी बिल से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ऐड कर दो इनकम टैक्स 5,200। ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ये भी ऐड हो जाएगा, ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ये भी ऐड हो जाएगा, कितना 4,000। रीपेमेंट ऑफ लोन ये भी ऐड हो जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन को भी ऐड बैक कर देंगे, कितना 5,800। तो ये तीनों चीज डिडक्ट हुआ था सैलरी बिल से, ये ऐड हो जाएगा, तो 5,200 और 5,800 हो जाएगा 11,000, 11 और 4 15,000। तो 15,000 डिडक्ट हुआ था सैलरी बिल से, उसको ऐड कर दिए, तो बेसिक सैलरी, ग्रॉस बेसिक सैलरी आ गया। ये है बेसिक सैलरी, ब्रैकेट में लिख देंगे ग्रॉस, और हमेशा याद रखेंगे ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होता है 95,000। यह आ गया हम लोग का बेसिक सैलरी। इसको सम्स में पुट कर देंगे, तो लिख देंगे बेसिक सैलरी ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1 95,000। इसके बाद जितना भी अलाउंसेस है वो सब ले लेंगे, क्योंकि देखो अगर बोनस फीस कमीशन रहता तो उसको ले लेते, टैक्सेबल कर देते, बट है नहीं, तो लिख देंगे ऐड अलाउंसेस। अलाउंसेस के नाम पे सबसे पहला अलाउंस दिख रहा है डियरनेस अलाउंस, जो कि हमेशा क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो डियरनेस अलाउंस हर महीना कितना था, 500 रुपया। तो उस हिसाब से 12 महीने का कितना, 6,000। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस,
इसके लिए हम लोग बना देंगे वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2, तो वर्किंग नोट 2 में लिख देंगे कैलकुलेशन फॉर टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले लिख देंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव कितना हुआ था? 150 रुपया पर चाइल्ड नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सिर्फ 150 रुपया। तो 12 महीना के लिए कितना रिसीव हुआ? 1800। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना रिसीव हो गया? 1800। याद रखेंगे लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। एग्जेम्पशन कितना रहेगा इसमें? तो एग्जेम्पशन रहेगा ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। और ध्यान से देखो, एम्प्लॉय का 2 बच्चा ही है, ठीक है, एम्प्लॉय का 2 ही बच्चा है, तो एक बच्चा के लिए 100 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्ट, तो एक बच्चे के लिए पूरा साल में 1200 रुपया एग्जेम्प्ट, और उसका 2 बच्चा है तो 2400 रुपया एग्जेम्प्ट। लेकिन याद रखेंगे एग्जेम्पशन कैन नेवर एक्सीड इनकम। एग्जेम्पशन इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। एग्जेम्पशन कैन नेवर एक्सीड इनकम, मतलब एग्जेम्पशन जो है वो इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। वैसे तो देखो एग्जेम्पशन कितना होता? 2400, लेकिन इनकम ही सिर्फ 1800 था, तो एग्जेम्पशन रेस्ट्रिक्ट हो गया इनकम तक, इसलिए टैक्सेबल क्या हो जाएगा? नील। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में टैक्सेबल पोर्शन क्या आया? नील। ठीक है। उसके बाद देखो कन्वेंस अलाउंस के बारे में दिया हुआ है, और कन्वेंस अलाउंस में ये नहीं बताया कि कितना उसने ऑफिशियल ड्यूटी के लिए खर्चा किया। ठीक है। अच्छा, कन्वेंस अलाउंस के रिगार्डिंग एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर ई। देखो डी और ई को एक साथ मिला के पढ़ेंगे, डी और ई को एक साथ मिला के पढ़ेंगे, तो लिख देंगे कन्वेंस अलाउंस। इसके लिए बना देंगे वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3। तो कन्वेंस अलाउंस के लिए बना दो वर्किंग नोट। देखो कन्वेंस अलाउंस उसको कितना रिसीव हुआ था? हर महीना 800 रुपया। वो अपना पर्सनल कार यूज करता है ऑफिशियल पर्पज के लिए भी। एवरेज कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस कितना है? 1000 रुपया। याद रखना, अगर एम्प्लॉय को कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है और एम्प्लॉय अपना पर्सनल कार यूज करता है ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, एम्प्लॉय को अगर कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है और एम्प्लॉय अपना पर्सनल कार यूज करता है ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, तो कार के रिस्पेक्ट में जितना खर्चा ऑफिशियल ड्यूटी के लिए हुआ उतना कन्वेंस अलाउंस रिसीव्ड से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे हम लोग इसको करते हैं, वर्किंग नोट 3 हेडिंग दे देते हैं कैलकुलेशन फॉर टैक्सेबल कन्वेंस अलाउंस। कैलकुलेशन फॉर टैक्सेबल कन्वेंस अलाउंस। वर्किंग नोट 3। टैक्सेबल कन्वेंस अलाउंस, तो पर्टिकुलर्स
और राइट हैंड साइड में अमाउंट का कॉलम। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला बात लिख देंगे, पॉइंट नंबर डी में दिया हुआ है कन्वेंस अलाउंस रिसीव्ड। तो सबसे पहले लिख दो कन्वेंस अलाउंस रिसीव्ड, जो कि हर महीना कितना दिया हुआ है, 800 रुपया। तो 12 महीने के लिए हो जाएगा 9600, इतना रिसीव हुआ। लेकिन पॉइंट नंबर ई में क्या लिखा है, ही यूजेस हिज कार फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑल्सो, द एवरेज कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार इज 1000 पर मंथ। तो अब इससे हम लोग लिखेंगे लेस एग्जेम्पशन, ठीक है, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड, जितना रिसीव हुआ वो अमाउंट जो कि है 9600। पॉइंट नंबर 2 में लिख देंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑफिशियल ड्यूटी। तो देखो, कार में हर महीना रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा जो एम्प्लॉय बियर किया है 1000 रुपया, तो 12 महीने का खर्चा 12,000 रुपया। और क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है पॉइंट नंबर ई में 60% ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द कार कैन बी एट्रीब्यूटेड टू प्राइवेट यूज। अगर 60% प्राइवेट यूज के लिए है तो 40% ऑफिशियल ड्यूटी के लिए हुआ। गाड़ी का खर्चा अगर 60% प्राइवेट यूज के लिए है तो 40% ऑफिशियल ड्यूटी के लिए हुआ। तो 12,000 रुपया पूरा महीने में, पूरा साल में गाड़ी का खर्चा चलाने का, और उसका 40% हो जाएगा 4,800। तो जितना रिसीव हुआ या फिर जितना ऑफिशियल ड्यूटी के लिए खर्चा किया, इन दोनों में जो लोअर है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो, गाड़ी भी एम्प्लॉई का और खर्चा भी एम्प्लॉई कर रहा है, तो ये परक्विजिट नहीं है, ये परक्विजिट नहीं है, ये कन्वेंस अलावेंस है। यहाँ पे मोटर कार वाला परक्विजिट से इसको कंफ्यूज मत कर देना। तो बाद बाकी 4,800 टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसको दिखा देंगे हम लोग मेन सम में, कन्वेंस अलावेंस का टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 4,800 रुपया, ठीक है। तो हम लोगों ने पॉइंट नंबर ए कवर कर लिया, बी कवर कर लिया, सी डी ई कवर कर लिया। एफ जी एच आई जे ये सब परक्विजिट्स का बात बता रहा है। तो बस ये अलावेंसेस खत्म, अलावेंसेस को ऐड करके आउटर निकालते हैं 10,800। बेसिक सैलरी में अलावेंसेस ऐड कर दिए। अब लिखेंगे ऐड परक्विजिट्स, अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। स्टार्ट करते पॉइंट नंबर एफ के साथ। पॉइंट नंबर एफ में बोल रहा है कि ही इज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन इन कोलकाता फॉर विच द एम्प्लॉयर पेज अ रेंट ऑफ ₹6,000 पर मंथ इंक्लूडिंग हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹1,500 पर मंथ, ठीक है। 1,500 रुपया पर मंथ हायर चार्जेस भी है फर्नीचर का। और इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, स्वीपर भी प्रोवाइड किया एम्प्लॉयर ने, ठीक है। तो पहले परक्विजिट वैल्यू स्वीपर लिख देते हैं, पहले स्वीपर वाला पॉइंट लिख देते हैं। याद रखेंगे, एम्प्लॉयर अगर स्वीपर प्रोवाइड करेगा तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो परक्विजिट वैल्यू ऑफ स्वीपर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, तो परक्विजिट वैल्यू ऑफ स्वीपर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर कितना है, हर महीना 500 रुपया। तो 500 रुपया के हिसाब से 12 महीने का परक्विजिट हो जाएगा 6,000।
तो इसको इनर कॉलम में लिख देंगे परक्विजिट वैल्यू ऑफ स्वीपर। ठीक है, तो अभी रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन को हम लोग अलग से कर लेंगे, उसको बाद में कर लेंगे, पहले बाकी बाकी सब कर लेते हैं। पॉइंट नंबर जी में लिखा है ही इज प्रोवाइडेड विद टेलीफोन बाय हिज एम्प्लॉयर व्हिच इज यूज्ड बोथ फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्पस, द कंपनी पेड द टेलीफोन बिल। तो याद रखेंगे परक्विजिट वैल्यू ऑफ टेलीफोन बिल टैक्सेबल नहीं होता, ये एग्जेम्प्टेड परक्विजिट में आता है। नीचे डैश देके लिख देंगे एग्जेम्प्ट, इससे क्या हो जाएगा निल, फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है। पॉइंट नंबर एच में लिखा है हिज एम्प्लॉयर पेड प्रोफेशनल टैक्स 480 रुपया, उसका एम्प्लॉयर ने उसके बिहाफ में प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया और इनकम टैक्स का उसका पेनल्टी भी पे कर दिया। तो लिख देंगे परक्विजिट वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल टैक्स, परक्विजिट वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, परक्विजिट वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर कितना 480 रुपया, और इनकम टैक्स का पेनल्टी भी पे कर दिया उसका एम्प्लॉयर ने 1000 रुपया का। तो लिख देंगे परक्विजिट वैल्यू ऑफ इनकम टैक्स पेनल्टी पेड बाय एम्प्लॉयर कितना 1000, परक्विजिट वैल्यू ऑफ इनकम टैक्स पेनल्टी पेड बाय एम्प्लॉयर कितना 1000। पॉइंट नंबर आई में लिखा है हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 15% ऑफ द सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसको तो बाद में लेंगे आरपीएफ वाला को। और ड्यूरिंग द ईयर ही स्पेंड 17,000 फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ हिज वाइफ इन अ प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन। देखो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में वो अपना वाइफ का ट्रीटमेंट करवाया है, ठीक है, और एम्प्लॉयर ने पूरा पैसा रीइंबर्स कर दिया, तो ये टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अगर एम्प्लॉई अपना अपना ट्रीटमेंट या अपना किसी फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में करवाएगा और एम्प्लॉयर अगर उसका पैसा रीइंबर्स कर दे रहा है या फिर डायरेक्टली पे कर दे रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल। तो परक्विजिट वैल्यू ऑफ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है, तो पूरा 17,000 का अमाउंट ले लेंगे। ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है। ठीक है, अब रह गया परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, मतलब एम्प्लॉयर ने रहने के लिए घर दिया है, साथ में फर्नीचर भी दिया है। इसके लिए हम लोग बना देंगे वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 4। तो आ जाते हैं वर्किंग नोट 4 में। वर्किंग नोट 4 में हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन फॉर परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर एफ में, उसका एम्प्लॉयर ने रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन दिया है कोलकाता में, जिसके लिए एम्प्लॉयर पे करता है रेंट पर मंथ 6,000। तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर by taking on
रेंट कॉमा देयरफॉर परक्विजिट वैल्यू, क्योंकि एम्प्लॉयर ने घर भाड़ा पे लेके दिया है, ये बात हमको अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। देयरफॉर परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, यहां पे मत लिखना फर्निश्ड अकोमोडेशन, यहां पे लिखेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन विल बी लोअर ऑफ, will be lower of point number 1 रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जितना रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है, जो कि है हर महीना कितना दिया हुआ है 6,000, 6,000, तो 6,000 के हिसाब से 12 महीने का रेंट हो जाएगा 7,200, सॉरी 72,000, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 72,000। और याद रखेंगे 10% ऑफ सैलरी, दैट इज 10% ऑफ रुपीज में क्या क्या आ जाएगा, बेसिक सैलरी आ जाएगा, बेसिक सैलरी कितना था 95,000, हर तरह का टैक्सेबल अलाउंस आ जाएगा जो कि था 10,800, बट याद रखेंगे इसमें दूसरा कोई परक्विजिट का वैल्यू नहीं आता, तो 95,000 और 10,800, और हम लोग ये मान के चल रहे हैं जहां जहां डीए में कुछ ना बोला रहे कि डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, तो 95,000 बेसिक सैलरी और 10,800 का डीए, कुल मिला के 1,05,800, उसका 10%, उसका 10% हो जाएगा 10,580, 10,580। तो इन दोनों में लोअर कौन सा है, 10,580 है, तो 10,580 लोअर है, तो वही ले लेंगे, इसका 10% निकाले 10,580, तो ये हो जाएगा परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये खाली घर का परक्विजिट वैल्यू निकला। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, देखो एम्प्लॉयर ने फर्नीचर भाड़ा पे लेके दिया है, तो ऐड कर देंगे हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर, एम्प्लॉयर ने फर्नीचर भाड़ा के पे लेके दिया है, तो इसमें ऐड कर देंगे हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर, जो कि है हर महीना 1,500 रुपया, तो 12 महीना के लिए 18,000 रुपया, तो कुल मिला के 28,580 रुपया, 28,580 रुपया, यही हो जाएगा परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। ध्यान देना, ये था परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, जब इसमें हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर ऐड हुआ तब ये बन जाएगा परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो रिटर्न आ जाएंगे मेन सम में, मेन सम में आके वैल्यू पुट कर देंगे, परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन आ रहा है 28,580, और कोई परक्विजिट है नहीं, सारा परक्विजिट्स को ऐड कर लेंगे, तो सारा परक्विजिट्स को ऐड करने पे आ रहा है 6,000 प्लस 480 प्लस 1,000 प्लस 17,000 प्लस 28,580, तो ये आ रहा है 53,060 रुपीज।
53,060 रुपीज। परक्विजिट्स का टोटल आ रहा है 53,060 रुपीज। इसके अलावा देखो पॉइंट नंबर आई में हिज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट 15% ऑफ द सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 15% ऑफ सैलरी। और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए याद रखेंगे मीनिंग ऑफ सैलरी होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। तो यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बात बताया है 15% ऑफ सैलरी। तो 15% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो देखो बेसिक सैलरी कितना था, बेसिक सैलरी था 95,000, डीए कितना है 6,000। तो 95,000 और 6,000 ऐड करने पे आ रहा है 1,01,000 और 1,01,000 का 15%, तो ये आ जाएगा 15,150। ये हो जाएगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इससे लिख देंगे लेस एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, दैट इज 12% ऑफ 95,000 बेसिक प्लस डीए 6,000। तो 95,000 और 6,000 मतलब 1,01,000। तो 1,01,000 का 12%, 12,120 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा 3,000, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट 15,150 माइनस 12,120, तो 3,030 रुपया हो जाएगा टैक्सेबल। 3,030 रुपया हो जाएगा टैक्सेबल। और तो कुछ दिया नहीं है सम में। पॉइंट नंबर ए हो गया, पॉइंट नंबर बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच आई जे सारा पॉइंट्स कवर कर लिए। तो अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग से सबको ऐड कर दो। बेसिक सैलरी 95,000 प्लस अलाउंसेस 10,800 प्लस परक्विजिट्स का अमाउंट 53,060 प्लस टैक्सेबल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड सबको ऐड कर दो। तो कितना आ रहा है 95,000 प्लस 10,800 प्लस 53,060 प्लस 30,030, तो आ रहा है 1,61,890, 1,61,890। तो ये जो टोटल आया 1,61,890, इसके सामने लिख देंगे ये है ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज। ये हो जाएगा ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज और उससे लेस कर देते हैं डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, लेस कर देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। 1A में आ जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो याद रखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा, या तो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि 1,61,890 है विच इज मोर देन 50,000, या फिर फिक्स्ड अमाउंट 50,000 विच एवर इज लोअर। तो 50,000 ही ले लेंगे। 2 में लिख देंगे एंटरटेनमेंट अलावेंस, और एंटरटेनमेंट अलावेंस का जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है। एंटरटेनमेंट अलावेंस का जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। और इसको तो एंटरटेनमेंट अलावेंस मिला भी नहीं था, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है भी नहीं। लास्ट पॉइंट देखो, प्रोफेशनल टैक्स पे हुआ था, बिल्कुल हुआ था, एम्प्लॉयर ने पे किया था। पे कोई भी करे, चाहे एम्प्लॉयर पे करे या एम्प्लॉय पे करे,
पहला बात, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया था तो वो परक्विजिट बन गया था, इनकम बन के आया था। अब डिडक्शन भी मिल जाएगा क्योंकि उसका पेमेंट हुआ है। तो प्रोफेशनल टैक्स 480 रुपया, प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट 480 रुपया, मतलब कुल मिला के 50,480 रुपया डिडक्शन के नाम पे लेस हो जाएगा, डिडक्शन के नाम पे लेस हो जाएगा। और 1,11,410 फाइनल अमाउंट है जो टैक्सेबल कहलाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरीज। 1,11,410, तो यही हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरीज। दैट्स इट, इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।